चलिए गाइस, नेक्स्ट वाले में अब हमको दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखना है जो स्टडी मटेरियल के अंदर हमारे बचे हुए हैं। दो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बहुत ही प्यारे कंसेप्ट हैं। देखिए क्या बोलते हैं कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट है एलिमिनेशन ऑफ प्रॉफिट। एलिमिनेशन ऑफ प्रॉफिट। अब जैसे कि आपको पता है कि जो होल्डिंग कंपनी है और जो सब्सिडियरी कंपनी है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ये होल्डिंग कंपनी का शेयर इन्वेस्टमेंट है। ये होल्डिंग कंपनी ने शेयर खरीदे हैं सब्सिडियरी कंपनी के। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों, ये कब इसका इन्वेस्टमेंट लेगी, तभी लेगी भैया जब ये दोनों रिलेटेड रहेंगे। बराबर भैया। तो ये रिलेटेड रहेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सब्सिडी कंपनी है ये हो सकता है इसको माल सेल करती होगी, या ये हो सकता है कि ये इससे सेल करती होगी। मतलब आइदर ये परचेस करती होगी माल या ये माल परचेस करती होगी। करेक्ट। तो भैया जब हम लोग अलग अलग बैलेंस शीट बना रहे हैं, यानी हम लोग एच की बैलेंस शीट अलग बना रहे हैं और हम लोग एस की बैलेंस शीट अलग बना रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी भैया। किस चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी कि भैया जो माल एस ने एच को बेचा है उस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया होगा। फुकट में तो माल सेल नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ 5%, 7%, 8% का प्रॉफिट कमाया होगा। बराबर भैया। तो उस प्रॉफिट के ऊपर वो प्रॉफिट उसके पीएनएल के अंदर आ रहा होगा। ठीक है। तो जब हम अलग अलग बैलेंस शीट बनाएंगे तो कोई इशू नहीं होगा। बट एक बात बताइए, जब हम इन दोनों बैलेंस शीट को मर्ज कर देंगे और हम लोग एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो इन दोनों का इंटर कंपनी का सेल परचेज है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा। अब जब दोनों कंपनी एक कंपनी हो गई तो बात बताइए, क्या मैं खुद से प्रॉफिट कमा सकता हूँ? नहीं भैया, खुद से प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। यही चीज़ तो हमने डिपार्टमेंट में भी करी थी। डिपार्टमेंट में हमने प्रॉफिट को हटा दिया था, निकाल दिया था, सेपरेट कर दिया था, और यही चीज़ हम लोग कंसोलिडेशन में भी करने वाले हैं। करेक्ट। तो बेसिकली इस कंसेप्ट का नाम क्या है? इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन, यानी होल्डिंग सब्सिडी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उस पर जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट को एलिमिनेट करना है। तो दो तरह के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, एक होता है अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन और एक होता है डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। भैया क्या होता है अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन एंड डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन? अपस्ट्रीम बोले तो ऊपर जाना, डाउनस्ट्रीम बोले तो नीचे आना। अपस्ट्रीम बोले तो ऊपर जाना, डाउनस्ट्रीम बोले तो नीचे आना। अब बड़ी कंपनी कौन सी? होल्डिंग कंपनी बड़ी कंपनी रहेगी, सब्सिडियरी कंपनी छोटी कंपनी रहेगी। तो अपस्ट्रीम बोले तो आप छोटी से जा रहे हो बड़ी पे, बड़ी पे, तो इसको आप बोलेंगे अपस्ट्रीम। यानी जब सब्सिडियरी कंपनी सेल गुड्स टू होल्डिंग कंपनी। और दूसरा क्या है? डाउनस्ट्रीम, यानी जब होल्डिंग कंपनी माल सेल करता है सब्सिडियरी को। होल्डिंग कंपनी सेल गुड्स टू सब्सिडियरी कंपनी। समझ में आया बेटा? अब इन दोनों के अंदर ही आइदर सब्सिडियरी ने जब माल बेचा होल्डिंग को तब कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, या जब होल्डिंग ने माल बेचा है सब्सिडियरी को तब कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया होगा। हमको उस प्रॉफिट को एलिमिनेट करना है। तब जब होल्डिंग ने प्रॉफिट कमाया होगा तो वो होल्डिंग के काय में होगा? वो होल्डिंग के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से उसको क्या कर देना है? एलिमिनेट कर देना है। काय में से एलिमिनेट करना है?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट जैसे हम लोग वो करते थे ना, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, ये हम लोग एंट्री करते थे, याद है डिपार्टमेंट में, सेम एंट्री हमको करना है। बट जब सब्सिडियरी माल होल्डिंग को बेचती है तो प्रॉफिट कौन कमाएगा? सब्सिडियरी कमाएगा। और सब्सिडियरी का जो भी प्रॉफिट रहेगा वो दो लोगों में डिवाइड हो जाता है। सपोज अगर मेरा 70% होल्डिंग है तो 70% चल जाता है कंसोलिडेटेड पीएनएल में, और बचा हुआ 30% चल जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। बचा हुआ 30% चल जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। तो जो भी हमने प्रॉफिट कमाया होगा वो प्रॉफिट आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट में से भी कम करना है और आपको कंसोलिडेटेड पीएनएल में से भी कम करना है। ये बात समझ में आई क्या बेटा? भाई एक बार वापस बता दीजिए, जब भी सब्सिडियरी माल आइदर होल्डिंग को सेल करती है या होल्डिंग माल सेल करती है सब्सिडियरी को, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न हुआ होगा, बराबर है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करते होंगे। तो सब्सिडियरी अगर होल्डिंग को माल बेचती है तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन, और होल्डिंग अगर माल सब्सिडियरी को बेचती है तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन। तो जब अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन है तो प्रॉफिट किसने कमाया होगा बेटा? प्रॉफिट कमाया होगा सब्सिडियरी कंपनी ने, और वो प्रॉफिट दो जगह जाके छुपा होगा। एक छुपा हुआ होगा आपके कंसोलिडेटेड पीएनएल में और एक छुपा होगा आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। तो जितना कंसोलिडेटेड पीएनएल में छुपा होगा उतना कंसोलिडेटेड पीएनएल में से कम कर देंगे, और जितना माइनॉरिटी इंटरेस्ट में छुपा होगा वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में से कम कर देंगे। सेकेंड बात, जब होल्डिंग कंपनी माल सेल करता है तो जो भी प्रॉफिट रहेगा वो कहाँ पे रहेगा? प्रॉफिट रहेगा बेटा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो आपको एलिमिनेट करना है, तो डायरेक्ट में से कर दोगे, पीएनएल में से एलिमिनेट कर दोगे। ये है पहला कंसेप्ट। अब है सेकेंड कंसेप्ट, जिसका नाम है यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी कंसेप्ट। करेक्ट। अब ये सिर्फ थ्योरी है, आई तो आपको 2 या 3 मार्क के लिए या 5 मार्क के लिए आ सकती है थ्योरी। ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि बेटा दो कंपनी है, एक है होल्डिंग कंपनी और एक है सब्सिडियरी कंपनी। जो होल्डिंग कंपनी है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट अपने हिसाब से बनाएंगी, और जो सब्सिडियरी कंपनी है वो बुक्स ऑफ अकाउंट अपने हिसाब से बनाएंगी। करेक्ट। अब बहुत सी जगह अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए, तो इन्वेंटरी वैल्यूएशन में भैया फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, ये अलग अलग आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो होती है। सेम वे डेप्रिसिएशन में एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, स्ट्रेट लाइन, उसके बाद आपका परसेंटेज प्रोडक्शन यूनिट मेथड, ये अलग अलग मेथड फॉलो होती है। सेम वे बेड डेप का अगर प्रोविज़न है तो हो सकता है बेड डेप का कोई प्रोविज़न बनाएगा 5%, कोई बनाएगा 10%। तो ऐसे होल्डिंग कंपनी कोई अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर सकती है और सब्सिडियरी कंपनी कुछ अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इन्वेंटरी वैल्यूएशन की, तो इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए हो सकता है कि जो होल्डिंग कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी फीफो मेथड फॉलो कर रही होगी, बट वही इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए एस लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी लीफो फॉलो कर रही होगी। क्या फॉलो कर रही होगी? लीफो। तो जब हम कंसोलिडेशन करेंगे उस टाइम पे सब्सिडियरी कंपनी को लीफो से चेंज करके क्या में आना पड़ेगा? फीफो में। अच्छा, तो भैया इसका मतलब कितनी बैलेंस शीट बनती है? इसका मतलब बेटा 3 बैलेंस शीट बनती है। कौन कौन सी 3? एक बनती है होल्डिंग की, एच लिमिटेड की स्टैंड अलोन बोले तो अकेली खुद की, अकेले खड़े होना, यानी अकेले की बैलेंस शीट। वैसे ही एस लिमिटेड की बनेगी स्टैंड अलोन, और एक बनेगी एच प्लस एस की, यानी एच की बनेगी कंसोलिडेटेड। करेक्ट। तो बेटा स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में आप इसको फीफो ही फॉलो करेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है। ये स्टैंड अलोन में लीफो ही फॉलो करेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कंसोलिडेशन करेंगे, यानी ये दोनों बैलेंस शीट मिलके एक बैलेंस शीट बनेगी, उस टाइम पे दो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं फॉलो कर सकते। इस वजह से आइदर होल्डिंग कंपनी को लीफो में जाना पड़ेगा या सब्सिडियरी कंपनी को
फीफो में आना पड़ेगा। समझ में मेरी बात? ठीक है। और इसके बाद एक आखिरी वर्किंग नोट है जो मेरे को आपको बनाना है, मेरे को आपको बताना है कि जब भी आपको एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, जब भी आपको एक पूरा क्वेश्चन आएगा, आइदर 16 मार्क का अगर क्वेश्चन आया आपको, क्योंकि हमारे इसके अंदर एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, इसलिए मुझे आपको बताना है, तो वहाँ पे आपको वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर आप क्या निकालोगे? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालोगे। सेकेंड क्या निकालोगे? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस निकालोगे। और तीसरा आप लोग निकालोगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से आपका इधर गुडविल निकलेगा या कैपिटल रिजर्व निकलेगा। तो इसके लिए एक वर्किंग नोट रहती है, इसके लिए एक वर्किंग नोट रहती है। वो वर्किंग नोट का फॉर्मेट आप लिख लीजिए, किस हिसाब से आपको वर्किंग नोट बनानी है। तो यहाँ पे रहेगा आपका पर्टिकुलर्स। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, तब आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। पर्टिकुलर्स, प्री एक्विजिशन पीरियड, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड एंड टोटल। क्या बोला मैंने? प्री एक्विजिशन पीरियड, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड एंड टोटल। इसके अंदर सबसे पहले आएगा, साथ साथ में लिखती जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा। मतलब क्या? जितना भी मेरा शेयर कैपिटल है, जितना भी मेरा नेटवर्थ है, व्हाट इज माय नेटवर्थ? असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो मेरे नेटवर्थ में क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड आएगा, यानी रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, और शेयर कैपिटल आएगा। तो भैया जिस दिन मैंने एक्वायर किया उसके पहले कितना शेयर कैपिटल था, उसके बाद में कितना शेयर कैपिटल हुआ, उसके पहले कितना शेयर कैपिटल था, उसके बाद में कितना शेयर कैपिटल हुआ, और यहाँ पे टोटल शेयर कैपिटल, यहाँ पे आ जाएगा टोटल शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैंने स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही अगर मैंने आपकी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, तो ये कोई प्री नहीं रहेगा, कोई पोस्ट नहीं रहेगा। जब वो प्री है वो प्री रहेगा, जो पोस्ट है वो पोस्ट रहेगा। बट भैया एक हमने सम देखा था जहाँ पे हमने 31 जुलाई को कंपनी को एक्वायर किया था। उस टाइम पे हमने डिवाइड बाय 12 इंटू 5 किया था, ताकि हमारा प्री एंड पोस्ट एडजस्ट हो जाए। बराबर है? उसी वजह से हमको यहाँ पे भी वो टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मेरा कितना शेयर कैपिटल है, मेरा कितना जनरल रिजर्व है, कितना मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये प्री पीरियड का कितना है, ये पोस्ट पीरियड का कितना है। अब हो सकता है भैया इसके अंदर मैंने कुछ डिविडेंड पे किया होगा, आपको कुछ बोनस पे किया होगा, तो डिविडेंड कहाँ से पे करूँगा मैं? यहाँ से पे करूँगा या यहाँ से पे करूँगा? सेम बोनस भी कहाँ से पे किया होगा? मैंने यहाँ से पे किया होगा, यहाँ से पे किया होगा, तो वो इसके अंदर लेस हो रहा होगा, तो अब मुझे क्या करना है, उनको मुझे ऐड कर देना है। अगर मैंने डिविडेंड पे किया होगा तो डिविडेंड ऐड बैक कर दूंगा मैं, अगर मैंने बोनस पे किया होगा तो बोनस ऐड कर दूंगा। करेक्ट? अब ये जो मेरा प्रॉफिट आया, ये आया मेरा करेक्ट प्रॉफिट, ये आया मेरा करेक्टेड प्रॉफिट। ये करेक्टेड प्रॉफिट पे मैं क्या करूँगा? टाइम एडजस्टमेंट करूँगा। क्या करूँगा? टाइम एडजस्टमेंट मतलब इसमें से कुछ जो प्रॉफिट होगा ये प्री पीरियड का होगा और बचा हुआ प्रॉफिट पोस्ट पीरियड का होगा। फॉर एग्जांपल कि भैया आपने अगर 6 महीने में कंपनी ली तो 6 महीना प्री हो जाएगा, 6 महीना पोस्ट हो जाएगा। 7वें महीने कंपनी एक्वायर किया तो 7 महीना प्री हो जाएगा, 5 महीना पोस्ट हो जाएगा। तो ये जो भी ऊपर का प्रॉफिट है, दिस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12। तो जितना महीना प्री का रहेगा वो इधर चल जाएगा और बैलेंस इधर बच जाएगा। तो अब मेरा जो प्रॉफिट है वो आ गया मेरा नेट करेक्टेड प्रॉफिट, ये आ गया मेरा नेट करेक्टेड प्रॉफिट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों? क्या किया मैंने क्या किया, ऊपर सबसे पहले मेरा शेयर कैपिटल लिया, जनरल रिजर्व लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिया। उसके अंदर अगर मैंने कुछ डिविडेंड कुछ बोनस पे किया होगा तो वो मैंने ऐड बैक कर दिया। कुछ डिविडेंड और बोनस अगर मैंने पे किया होगा तो मैंने क्या कर दिया? ऐड बैक कर दिया।
उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट आया करेक्टेड प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को मैंने क्या किया, टाइम एडजस्टमेंट लगाया। उस प्रॉफिट को मैंने टाइम एडजस्टमेंट लगाया कि कुछ प्रॉफिट मेरा प्री चल जाएगा, कुछ प्रॉफिट मेरा पोस्ट चल जाएगा, और उसके बाद मेरा नेट करेक्टेड प्रॉफिट बचा। अभी जो डिविडेंड, ये बोनस आपने यहाँ पे ऐड किया था, वापस लेस करना पड़ेगा, तो लेस कर देंगे डिविडेंड, लेस कर देंगे बोनस। डिविडेंड जो पीरियड का रहेगा, अगर वो प्री पीरियड का है तो प्री में से लेस होगा, अगर वो पोस्ट पीरियड का है तो पोस्ट में से लेस होगा। सेम वे बोनस जो पीरियड का रहेगा उस पीरियड में से उसको लेस करना पड़ेगा। अगर वो आपने एक्वायर करने के पहले डिक्लेयर किया है तो उसमें से लेस करना पड़ेगा, अगर बाद में किया होगा तो इधर से लेस करना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सी बार मैं क्या करता हूँ, मेरी असेट्स को रीवैल्यू करता हूँ, तो असेट्स को रीवैल्यू करने से क्या होगा, तो रीवैल्यूएशन आइदर प्रॉफिट होगा या रीवैल्यूएशन का लॉस होगा। यानी अगर असेट की वैल्यू बढ़ी तो असेट का अकाउंट को डेबिट करूँगा, पीएनएल को क्रेडिट करूँगा तो उस टाइम पे प्रॉफिट हो जाएगा, और असेट की वैल्यू को कम किया तो असेट की वैल्यू को क्रेडिट करूँगा, पीएनएल को डेबिट करूँगा तो लॉस हो जाएगा। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैंने किसी चीज़ को रीवैल्यू किया, उसकी असेट बढ़ गई, तो भैया असेट बढ़ी तो डेप्रिसिएशन भी क्या आएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये असेट की वैल्यू कम हुई तो क्या होगा, सेविंग इन डेप्रिसिएशन, करेक्ट। यानी यहाँ पे अगर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है, असेट की वैल्यू बढ़ी तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा आएगा, या अगर असेट की वैल्यू कम हुई तो डेप्रिसिएशन में सेविंग हो जाएगा। तो जो भी सेविंग होगा या जो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा वो भी हमको करना पड़ेगा। और लास्ट एडजस्टमेंट जो हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट है, जो अभी मैंने एक एडजस्टमेंट इसके पहले बताई थी, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट है वो मुझे निकालना पड़ेगा। और इस तरीके से मेरी क्या बनेंगी, वर्किंग नोट बनेंगी। ये आ जाएगा मेरा टोटल, ये आ जाएगा मेरा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट में होल्डिंग का जो भी शेयर रहेगा, होल्डिंग सपोज अगर मेरा 80% है तो होल्डिंग का 80% और माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20%। समझ में आया। अब इससे मैं तीन चीज़ें करूँगा, ये वाला जो फिगर आएगा ना, याद रखना, ये वाला जो फिगर आएगा ना, ये यूज़ होगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, दैट इज गुडविल या कैपिटल रिजर्व। क्योंकि ये क्या है भैया, जिस दिन मैंने खरीदा था उस दिन नेट असेट कितनी की थी, उस दिन नेट असेट क्या थी। तो ये हमने क्या किया, ये कुछ भी नहीं किया, जो मेरी नेट असेट थी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, उसी को कुछ ऐड लेस करके एक प्रॉपर नेट असेट लेके आया मैं, और उसी नेट असेट में जो होल्डिंग का शेयर है वो होल्डिंग का शेयर मैं यूज़ करो फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, डेट इज गुडविल या कैपिटल रिजर्व। जो ये दोनों चल जाएंगे आपके माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये दोनों क्या है आपके माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। और ये जो है ना, ये काय के कैलकुलेशन में काम में आएगा, ये कैलकुलेशन में काम में आएगा आपके कंसोलिडेटेड पीएनएल, ये आएगा आपका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट में काम में आएगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि भैया ये वाला जो फिगर है ये काम में आएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के, ये काम में आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट के, और ये काम में आएगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के। बराबर है। एक बार फटाफट वर्किंग नोट देखिए, और इसके बाद हम लोग करने वाले हमारे सारे क्वेश्चंस, जो भी हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करने वाले हैं। फटाफट ये वर्किंग नोट लिखिए, और जो हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है वो कंसेप्ट को एक बार पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जितने भी सम्स हैं हम लोग वो सम सॉल्व करने वाले हैं।